प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एसिड तथा बेस की डिफिनीशन का डिस्कशन किया था तथा इन्हें हम कैसे लैब में पहचानते हैं उन इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम एसिड तथा बेस से जुड़े हुए जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल और क्षारकों की धातुओं के साथ जो अभिक्रिया होगी वह किस टाइप की अभिक्रिया होगी। तो धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर यदि अम्ल के साथ हम धातु की अभिक्रिया कराएं तो हमें लवण प्राप्त होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्षारक के की अभिक्रिया अगर धातु के साथ कराई जाए उस दशा में भी लवण मिलेगा हमें और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातु के बारे में आप जानते हैं, जैसे जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है, सिल्वर है, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं ये सारी धातुओं की श्रेणी में आती हैं। यहाँ पे हम अगर एसिड ले लें, जैसे हमने HCl लिया है, इसकी जिंक से जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो जिंक इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जिंक क्लोराइड बना लेगा और यहाँ पे यह हाइड्रोजन गैस दे देगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इस टाइप की अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापक अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहे थे। इसी ढंग से अगर हम यहाँ पे H2SO4 ले लें, ये भी एक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम जिंक से करा दें तो हमें एक साल्ट मिलेगा। जिंक यहाँ के H को हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित करके खुद बैठ जाएगा जिंक सल्फेट, और प्लस साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस ये बाहर हो जाएगी। तो जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। तो जितने भी धातुएं हैं यदि उनकी अभिक्रिया हम किसी अम्ल के साथ कराएं तो हमें एक साल्ट मिलेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार यदि हम बेस को ले लें, कोई क्षारक ले लें, उसकी किसी मेटल से अभिक्रिया कराएं तो उस दशा में भी हमें लवण प्राप्त होगा, साल्ट प्राप्त होगा तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे यहाँ पे हमने लिया कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अगर हमने जिंक से कराई तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट हमको प्राप्त होगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो इस अभिक्रिया का जो लक्षण है वो यह है कि अम्ल जब भी धातु से या क्षारक जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हमें एक साल्ट प्राप्त होगा और उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलने वाली जो गैस होगी वह हाइड्रोजन गैस होगी। अब प्रश्न उठता है कि अभिक्रिया में निकलने वाली जो गैस थी वह हाइड्रोजन गैस थी, इसे हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो यदि हम एक टेस्ट ट्यूब ले लें, इस टेस्ट ट्यूब में जहां पे भी रिएक्शन कराया गया, सपोज कीजिए यहाँ रिएक्शन कराया तो निश्चित तौर पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से। अगर इस हाइड्रोजन गैस को हम एक नली से ट्यूब से बाहर ले लें और इसके सामने एक जलती हुई कैंडल हम ले जाएं तो ये जो जलती हुई कैंडल होगी जब इसके संपर्क में लाएंगे तो एक साउंड निकलेगा। साउंड पॉप का साउंड होगा, पॉप पॉप करके यह चीज यहाँ पे इसका दहन होता है। तो पॉप साउंड अगर निकल रही है, इस गैस को मोमबत्ती के संपर्क में आने पर अगर यह पॉप साउंड निकल रहा है, इसका मतलब जो निकलने वाली गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। दूसरी अभिक्रिया है कि यदि अम्ल और बेस की अभिक्रिया हम मेटल कार्बोनेट से कराएं। मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, कोई हम एक धातु ले लें
और इसका कार्बोनेट बनाएं, कार्बोनेट लें, यही मेटल कार्बोनेट हो। जैसे हम कहें Na2CO3, सोडियम मेटल है, कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल है, ये कार्बोनेट। इनकी अभिक्रिया यदि हम अम्ल या क्षार से कराएं तो किस टाइप की अभिक्रिया होगी, आइए हम देखते हैं। यदि अम्ल की क्रिया हम धातु कार्बोनेट से कराएं तो पुनः हमें लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। अर्थात धातु कार्बोनेट की जब अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में साल्ट प्राप्त होता है तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अगर हम उदाहरण दें तो HCl की अभिक्रिया जब सोडियम कार्बोनेट से कराई गई तो हमें NaCl, आप जानते हैं कि यह एक साल्ट है, साल्ट प्राप्त हुआ, साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और यहाँ पे जल की प्राप्ति हो रही है। इसी को अगर हम H2SO4 कर दें, फिर हम यहाँ पे Na2CO3 कर दें, H2SO4 के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाती तो क्या होता, हमें मिलता, निश्चित तौर पे यहाँ पे सोडियम सल्फेट की प्राप्त होती, Na2SO4 प्राप्त होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और प्लस हमें जल की प्राप्ति होगी। तो सोडियम सल्फेट भी यहाँ पे क्या होगा, साल्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल की प्राप्ति होगी। तो किसी भी अम्ल की अभिक्रिया यदि हम धातु कार्बोनेट से कराएं, अगर हम धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो एक लवण तो प्राप्त ही होगा, साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होगी। किंतु यदि हम किसी बेस की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराएं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन। अर्थात बेस मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट है आपका धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट को कहा जाता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे हम कहें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये तो कैल्शियम कार्बोनेट धातु का कार्बोनेट था, किंतु यदि हम कहें CaHCO3 तो यहाँ पे देखिए मेटल यानी कैल्शियम, हाइड्रोजन यानी H, कार्बोनेट कार्बोनेट। तो इस लवण को इस पदार्थ को हम कहेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। तो इस टाइप के कंपाउंड्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है, अम्ल के साथ जब धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है तो इस दशा में भी हमको साल्ट की प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है तथा जल की प्राप्ति होती है। अर्थात अम्ल जिस ढंग से धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता था, उसी प्रकार से अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा तथा साथ ही साथ हमको वाटर देगा। यदि इस अभिक्रिया को हम देखें, HCl के साथ हम सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराएं तो HCl सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हमें NaCl लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, साथ ही साथ H2O यानी पानी प्राप्त होगा। यदि हम धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी बेस से कराएं,
मेटल बाइकार्बोनेट की अपक्रिया अगर हम किसी बेस से कराएं तो फिर हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं होता, अर्थात क्षारक की अपक्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर कोई रिएक्शन घटित नहीं होता, अर्थात धातु बाइकार्बोनेट क्षारक के साथ अपक्रिया नहीं करते। कार्बोनेट के साथ या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराने पर रिएक्शन में हमने देखा कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब अपक्रिया कराई गई तो हमें प्राप्त हुआ लवण, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब प्रश्न उठता है कि इस रिएक्शन में जो गैस निकली थी वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे? तो हम करेंगे क्या, जिस टेस्ट ट्यूब में यह रिएक्शन हो रहा है उस टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली जो गैस है उसको हम चूने के पानी यानी लाइम वाटर में से गुजार दें। लाइम वाटर आप जानते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब इसे हम इस चूने के पानी में गुजारेंगे तो ये कलरलेस होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आएगी, जब इसमें गैस प्रवाहित होती है तो इसका रंग दुधिया या मिल्की हो जाता। इसका दुधिया रंग या मिल्की रंग का हो जाना यह स्पष्ट करता है कि इस रिएक्शन में निकलने वाली जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। यदि हम इस गैस को और देर तक इसमें प्रवाहित करें, मिल्की होने के बाद भी इसमें हम गैस को प्रवाहित करते रहें, तो कुछ देर बाद देखा जाता है कि जो दुधिया रंग था वह पुनः रंगहीन हो जाता है, यानी कलरलेस हो जाता है। यह क्यों होता है, आइए हम रिएक्शन से समझते हैं। पहली बार जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रंग होता है ये दुधिया होता है, और साथ ही साथ हमको जल की प्राप्ति होती है। किंतु यदि अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था यह अधिक मात्रा में, इस रिएक्शन में आपने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण किया। जब हम इसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो निश्चित तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट और H2O तो इस विलयन में विद्यमान ही थे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ला करके जब डाला गया और मात्रा में बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट जैसी शक्ल का एक कंपाउंड बनता है, CaHCO3 ट्राइस। यह जो अवयव बना यह कलरलेस होता है, कलरलेस है। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे जो आपका कलर आ रहा था वह कलर क्या हो जा रहा है, रंगहीन हो जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कलरलेस हो जाना एक नए कंपाउंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट आपका है उदासीनीकरण अपक्रिया, अर्थात यदि अम्ल की क्षारक के साथ अपक्रिया कराई जाए,
या क्षारक की अम्ल के साथ परस्पर अपक्रिया कराई जाए तो क्या होगा। यह देखा गया है जब अम्ल की किसी क्षारक के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो हमें लवण प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अम्ल की जो क्षारीयता है तथा क्षारक की जो अम्लीयता है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके यह समाप्त हो जाती है और हमें एक लवण की प्राप्ति होती है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहेंगे, जो कि अम्ल की क्षारीयता तथा क्षारक की अम्लीयता समाप्त होती है। अगर उदाहरण लें इसका, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें तो आप जानते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षारक है। अम्ल की क्षारक से अपक्रिया कराने पर हमें एक NaCl प्राप्त हो रहा जो एक लवण है और साथ ही साथ जल की प्राप्ति हो रही। इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपक्रिया NaOH से करा दें तो उस दशा में हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ जल की प्राप्ति हो रही है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया पूछा जाता है कि क्या है, तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो निश्चित तौर पे इसकी डेफिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब अम्ल तथा क्षारक परस्पर अपक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। अर्थात when acid and bases neutralizes the effect of each other and produces salt and water after reaction, then such type of reaction is called the neutralization reaction. किसी भी अपक्रिया में यदि अम्ल की अपक्रिया क्षार से कराई जाए, यदि इसमें लवण और जल का निर्माण हो रहा है तो हम कहेंगे कि यह उदासीनीकरण अपक्रिया। पिछले चैप्टर में भी हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में देखा था। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम देखें कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। अगर हमने लिया कोई मेटल ले लिया कॉपर, इसकी ऑक्सीजन से अपक्रिया करा दी तो जो कंपाउंड बनेगा इसी को हम कहेंगे मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना, ये मेटेलिक ऑक्साइड होगा। ऐसे ही हम अगर मैग्नीशियम की अपक्रिया ऑक्सीजन से करा दें तो MgO का निर्माण होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यह भी एक मेटेलिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वह बेसिक होती है, यानी इनकी जो प्रकृति होती है वह क्षारीय प्रकृति की होती है। अगर ये क्षारीय प्रकृति के हैं तो निश्चित तौर पे इनकी अपक्रिया अगर हम अम्ल से कराएंगे तो एक अम्ल हो गया और दूसरी क्षारीय प्रकृति का है, तो निश्चित तौर पे ये उदासीनीकरण जैसी अपक्रिया ही होगी और इसमें हमें लवण प्राप्त होगा प्लस जल की प्राप्ति होगी। तो आइए देखें हम उदाहरण के साथ कि अम्ल के साथ यह धातु ऑक्साइड की अपक्रिया कराई जाएगी। हमने अभी बताया कि धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इन धातु ऑक्साइड्स की अपक्रिया जब हम अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें साल्ट प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त होती है। यहाँ पे एसिड धात्विक ऑक्साइड के बेसिक कैरेक्टर के साथ रिएक्ट करके साल्ट का निर्माण करता है।
यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया हम क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ कराएं तो हमें क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 जिसका रंग नीला होता है की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड एक साल्ट है, लवण है। इसी प्रकार यदि हम H2SO4 की अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करा दें तो हमें जो लवण प्राप्त होगा वो मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होगा और साथ ही साथ जल की प्राप्ति होगी। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड का जो निर्माण हुआ इसका रंग नीला आया। कभी कभी प्रश्नों में इस ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया किसी पदार्थ A से कराई जाए तो हमें एक नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, साथ ही साथ एक जल की प्राप्ति होती है। तो इस दशा में A कौन सा पदार्थ होगा? तो A को हम बता पाएंगे इस ढंग से, क्योंकि HCl हम यदि याद रखें कि जो कॉपर क्लोराइड का विलयन था वो नीला था, तो निश्चित तौर पे हम बता पाएंगे कि यह जो अभिक्रिया होगी ये क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हुई होगी। तो इसलिए यहाँ पे किस रंग का विलयन बनता है इसको याद रखना जरूरी होता है। इसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए, अधात्विक ऑक्साइड के साथ, तो अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? अधात्विक की श्रेणी में आते हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, इस टाइप के जो पदार्थ होंगे उन अधात्विक की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे कार्बन की अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा, या N के साथ O की अभिक्रिया कराई जाए तो NO का निर्माण हो सकता है। तो इस टाइप की जो मेटल यहाँ पे बनेंगे, जो पदार्थ यहाँ पे बनेंगे उन्हें हम कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड। अब यदि हम इनकी अभिक्रिया क्षारक के साथ कराएं, हाँ, अधात्विक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वह अम्लीय नेचर होता है, अर्थात ये अम्ल जैसा व्यवहार करते हैं। अगर इनका नेचर अम्लीय है तो निश्चित तौर पे ये क्षार से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण रिएक्शन की भांति अभिक्रिया संपादित करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे हो। अधात्विक नॉन मेटल की मैंने बताया कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया इस ढंग से होगी, NO2 या CO2 बनेंगे। इनकी प्रकृति जो होगी वो एसिडिक होगी। जब क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो हमें साल्ट मिलता है और साथ ही साथ वाटर मिलता है। अर्थात यदि हम उदाहरण ले इसका तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह एक क्षारक है। इसकी अभिक्रिया यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण मिलेगा और साथ ही साथ हमें जल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड हैं इनका जो नेचर है वो अम्लीय है। अगर इनका नेचर अम्लीय है तो ये किसी अम्ल से अभिक्रिया न करके क्षारक से अभिक्रिया करेंगे। इसी प्रकार जो धातु के ऑक्साइड थे उनकी प्रकृति जो थी बेसिक थी, इसलिए उन्होंने अम्ल के साथ अभिक्रिया किया था। तो अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ तथा क्षार की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ जो अभिक्रिया होती है वह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भांति होती है। तो बस आपकी बुक में इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेसिस की दी गई हैं जिसे हमने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड तथा बेस के जलीय विलयन के बारे में पढ़ेंगे।
उनके जलीय विलयन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी अम्ल की प्रबलता को कैसे हम मेजर करते हैं, तथा सार्वत्रिक सूचकांक में जो पीएच मान होगा उसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।